नमस्कार। पॉलिटी की लास्ट क्लास में हम 9th शेड्यूल और जुडिशल रिव्यू पढ़ रहे थे। 9वीं अनुसूची और न्यायिक समीक्षा का संबंध क्या है। पहले संविधान संशोधन के द्वारा जो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया संविधान में, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और इसको बाद में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जैसा कि 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ और इस पहले संविधान संशोधन को 1951 में ही चुनौती दे दी गई थी शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के विवाद में। उसके बाद से 1951 से लेकर 2007 तक इसमें जो है चीज़ें बदलती रही हैं, नए नए प्रावधान जुड़ते रहे हैं। जहां 9वीं अनुसूची में 13 कानून होते थे, 284 कर दिए गए और सुप्रीम कोर्ट की भी व्याख्या इस पे अलग अलग रही है। 1951 में जो रुख सुप्रीम कोर्ट का रहा है, फिर उसके बाद जो हम बाद के जजमेंट पढ़ते हैं जिसमें केशवानंद भारती है या इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण विवाद है, या फिर उसके बाद IR कोहलो वर्सेस तमिलनाडु 2007 का विवाद है, या वामन राव वाला विवाद है। इन सब विवाद में जो है सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या अनुसूची 9 या संविधान संशोधन या न्यायिक समीक्षा को लेके अलग हो गई थी। जो शुरू में जो डिसीजन दिया था सर्वोच्च न्यायालय ने, वो बदल गया। बाद में आके स्थिति बनी जो वर्तमान में भी लागू है कि 9वीं अनुसूची भी न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं होगी। कोई ऐसा प्रावधान जो संविधान के मूल बेसिक स्ट्रक्चर का हनन करता हो या फंडामेंटल राइट्स का हनन करता हो, समीक्षा हो सकती है। उसके बाद हम जो है हमारा टॉपिक आज क्या है, आज हमारा टॉपिक है जुडिशल एक्टिविज्म यानी न्यायिक सक्रियता। देखो, न्यायिक सक्रियता के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। ये होती क्या है इसको समझते हैं। इसकी कोई परिभाषा है नहीं संविधान में। ये अवधारणा 1947 में अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने अपनाया था इसको, और भारत में 1970 में अपनाया गया। तो भारत के मूल संविधान में नहीं है। इसको भारत में 1970 में अपनाया गया। कार्यपालिका और विधायिका में कुछ दोष देखने को मिले, उसके बाद जो है इस सक्रियता को अपनाया गया। इस सक्रियता को अगर हम परिभाषित करें तो इसका मतलब होता है कि जब न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका को उनके संवैधानिक दायित्व के निर्वाह के लिए बाध्य कर दे, यह सकारात्मक निर्देश थे, तो इस स्थिति को हम न्यायिक सक्रियता कहते हैं। आसान भाषा में समझें। आसान भाषा में कैसे समझेंगे? कार्यपालिका का काम होता है कानून को लागू करना, विधायिका का काम होता है कानून बनाना। जब ये दोनों अपने कर्तव्य का निर्वाह ना कर रहे हो और देश में ऐसी स्थिति आ जाए कि किसी विषय पे संज्ञान लेना अनिवार्य है या कानून बनाना अनिवार्य है, तो इसमें जो है अपनी एक्टिविटी दिखाएगा न्यायपालिका या सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट उस विषय पर निर्णय ले सकता है, कुछ गाइडलाइन बना सकता है और निर्देश दे सकता है सरकार को कि उस गाइडलाइन से संबंधित या उस विषय से संबंधित कुछ पुख्ता एक्ट या कानून बनाए जाएं। अब ये जो सक्रियता की भावना है या सक्रियता जो है, ये भारत के संदर्भ में तो बहुत सकारात्मक है, लेकिन इसके नकारात्मक पहलू भी हैं। देखो, संविधान का जो आधार है, सरकार के 3 अंग माने जाते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इन तीनों को ही संविधान के द्वारा कार्य दिए गए हैं, सुनिश्चित किए गए हैं, तो तीनों एक ही तल के हैं। अब 2 तलों को एक तल ऊपर उठकर कार्य पे लगाए, ये समझने की बात है, तो कहीं ना कहीं एक असंतुलन पैदा हो गया। पहला नकारात्मक। दूसरा, न्यायिक की अति सक्रियता या अति न्यायिक सक्रियता जो शक्ति पार्थ के सिद्धांत है, इसके लिए खतरनाक साबित होती है। कैसे? न्यायपालिका नियंत्रण से मुक्त होती है कार्यपालिका और विधायिका के। अगर न्यायपालिका प्रशासनिक कार्य करने लगे तो फिर न्यायिक कार्य कौन करेगा? इसमें नेक्स्ट बात को अगर समझें हम कि जो सरकार है, विधायिका या कार्यपालिका जो है, उसका जो गठन होता है, उसका गठन होता है जनता के द्वारा।
अब जनता ने जो सरकार चुनी है, अगर उस पे न्यायपालिका या उसकी कार्यशैली पे प्रश्न चिन्ह लगा दे, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र पे या लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जनता का विश्वास खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये सभी बातों को जो है हम लिख कर समझते हैं। इसकी शुरुआत करते हैं हम हेडिंग लगा के न्यायिक सक्रियता से। जुडिशियल एक्टिविज्म। न्यायिक सक्रियता परिभाषा की अगर बात की जाए तो परिभाषा कुछ नहीं है इसकी, लेकिन हम इसको ये कहते हैं कि न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका और विधायिका को अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्य करना या सकारात्मक निर्देश देना क्या कहलाएगा? न्यायिक सक्रियता कहलाएगा। न्यायिक सक्रियता की परिभाषा हम इस तरह से पढ़ सकते हैं। न्यायिक सक्रियता का मतलब क्या है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पा रही है। कार्यपालिका और विधायिका। न्यायिक सक्रियता का मतलब है कि कार्यपालिका और विधायिका अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रही है। इसके लिए जो है न्यायपालिका को बीच में उतरना पड़ता है और न्यायपालिका दोनों से कर्तव्य के निर्वाह का निर्देश दे सकती है। न्यायिक सक्रियता कहलाती है। अगर न्यायिक सक्रियता की पृष्ठभूमि देखें तो भारत की अवधारणा नहीं है, इसे अमेरिका से लिया गया है। और अमेरिका में कब अपनाया गया इसको? अमेरिका में इसको 1947 में अपनाया गया। अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने 1947 में अपनाया है इसे। अगर भारत के संदर्भ में बात करें, इसे भारत में 1970 के दशक में अपनाया गया। अब ये जो 1970 का दशक है, ऐसा क्या हुआ होगा कि जो इसकी आवश्यकता हमें पड़ गई, उसकी तरफ चलते हैं। तो 1970 के दशक में हम कहेंगे कि कार्यपालिका व न्यायपालिका, फिर न्यायपालिका मतलब कार्यपालिका और विधायिका, इन दोनों में कुछ कुछ दोष देखने को मिला। अब इसका एक उदाहरण मैं जो है कहना चाहूँगा आपसे, एक उदाहरण बताना चाहूँगा। जैसे इंदिरा गांधी के द्वारा 1975 में जो इमरजेंसी लगाई गई थी, इसका आधार बताया गया था आंतरिक गड़बड़ी, जबकि कोई गड़बड़ी थी नहीं। केवल मंशा थी कि अपनी कार्यकाल को, संसद के कार्यकाल को बढ़ा लेना। हुआ क्या था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी पर 6 वर्ष के लिए बैन लगा दिया था कि इंदिरा गांधी चुनाव नहीं लड़ेगी। तो इंदिरा गांधी ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। अब ये जो प्रयोग गलत ढंग से हुआ है, इसमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन है ना, क्योंकि इमरजेंसी लग जाती है तो फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाते हैं और बहुत सारी चीजें जो हैं अस्त व्यस्त हो गई इसमें। ये लोकतंत्र का कत्ल था। अब उसके बाद जो है इसी दौरान 39वां संविधान संशोधन कर दिया गया,
जिसमें जो है बहुत सारे प्रावधान डाल दिए गए। फिर इसमें जो है न्यायिक समीक्षा पे भी प्रहार किया गया। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से दोष देखने को मिले। फिर 42वें संविधान संशोधन, जिसमें जो संविधान संशोधन है उसे न्यायिक समीक्षा उसकी नहीं होगी। अब संविधान संशोधन से क्या होता है? कानून का निर्माण होता है। अब भले ही वो कानून मौलिक अधिकारों का हनन करता हो, वो देश में लोकतंत्र का हनन कर रहा हो, उसका समीक्षा नहीं होगा। तो इस तरह के प्रावधान कर दिए गए थे। तो इन सब कार्यों को देखते हुए न्यायपालिका सक्रिय हो गई और न्यायपालिका ने अभूतपूर्व डिसीजन दिए, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचा, कह दिया कि कुछ भी संशोधन कर सकती है संसद, लेकिन वो संशोधन मान्य नहीं होगा जो संविधान की मूल ढांचे को हनन करता हो या फंडामेंटल राइट्स का हनन करता हो। इसी में जो जुडिशियली रिव्यू है उसको लेके जो है बहुत सारे वक्तव्य दिए हैं। बहुत सारे केसों में हमने न्यायिक समीक्षा के बारे में पढ़ा है कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह से समझा रहा है। तो ये जो सक्रियता है ये 1970 के दशक में भारत में आई। अब ये उदाहरण जो है इंदिरा गांधी वाला उदाहरण तो किताब में ना लिखेंगे हम जो है किताबी भाषा की बात करेंगे। तो न्यायिक सक्रियता क्यों अनिवार्य है या क्यों अनिवार्य हो जाती है, उसकी तरफ जाते हैं। उसके कुछ उदाहरण हम लिखेंगे। सबसे पहला उदाहरण जो है हम यही लिखेंगे कि कार्यपालिका व विधायिका में जब कुछ दोष आने लगे। दूसरा, भ्रष्टाचार, कार्यपालिका विधायिका के द्वारा भ्रष्टाचार। तीसरा, जो संवैधानिक कर्तव्य हैं, संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन ना करना। नंबर नेक्स्ट, नागरिकों के अधिकारों की उपेक्षा करना। उपेक्षा ऐसे लिखा जाता है? नहीं, उपेक्षा, उपेक्षा करना। और बहुत अहम इसमें उदाहरण हम लिखेंगे। वो अहम उदाहरण है क्या? कि सत्ता को प्राप्त करना ही जब अंतिम लक्ष्य हो जाए तो फिर न्यायपालिका के द्वारा जुडिशियल एक्टिविज्म किया जाता है, सक्रियता दिखाई जाती है। फिर से समझते हैं, भारत में जो न्यायिक सक्रियता है या जुडिशियल एक्टिविज्म है, इसकी जो शुरुआत है 1970 के दशक से मानी जाती है। इसके बहुत सारे कारण मैंने आपको बताए हैं, जैसे इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल का लगाया जाना और बहुत सारे संविधान संशोधन, जिसकी में न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर रोक लगा देना, जो न्यायिक समीक्षा है उस पर रोक लगा देना, और संविधान संशोधन की न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। इस तरह के तमाम बदलाव किए गए। अगर हम किताबी भाषा में इसको समझेंगे कि न्यायिक सक्रियता की आवश्यकता क्यों है, कि जब कार्यपालिका और विधायिका में दोष दिखने लगे। अब दोष के आधार क्या होंगे? सबसे पहला आधार होगा कि जब सत्ता को प्राप्त करना ही सबसे पहला लक्ष्य हो जाए कि सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे। दूसरा, नागरिकों के अधिकारों की उपेक्षा करना। तीसरा, भ्रष्टाचार। और चौथा जो है हमने क्या लिखा था? संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वाह ना करना। जब ये तमाम स्थितियां पैदा हो जाती है तो न्यायपालिका द्वारा न्यायिक सक्रियता, जिसको यानी जो न्यायपालिका के द्वारा काम किया गया है, इसमें बीच में कूद जाना है, इसे हमने न्यायिक सक्रियता कहा है। तो न्यायिक सक्रियता बीच में आ जाती है, कहने का मतलब ये है। तो इसको जो है हम अब आगे क्या लिखेंगे इसमें, कि भाई इसे भारत में 1970 के दशक में अपनाया गया। इसके कारण क्या हो सकते हैं? ठीक है, अब इसके दोष भी जान ले भाई। न्यायिक सक्रियता के दोष क्या है उसे भी देख लेते हैं एक बार।
देखो, कोई भी शक्ति इतनी बड़ी नहीं होती कि उसका अंत ना हो, और कोई भी काम सीमा में रहते हुए ही किया जाए तो वो ही ठीक रहता है ना। तो हर चीज की सीमा है। अगर ये जो न्यायिक सक्रियता है असीम हो जाए तो क्या परिणाम दे सकती है, इसको समझते हैं। यदि अति न्यायिक सक्रियता की स्थिति बनती है कि स्थिति खतरनाक होती है, खतरनाक होती है। अब ये खतरनाक कैसे होती है, इसको समझते हैं। संविधान के जो आधार हैं, संविधान के जो पिलर हैं, वो 3 पिलर हैं। सबसे पहला क्या है? विधायिका। दूसरा क्या है? कार्यपालिका। और तीसरा क्या है? न्यायपालिका। जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो तीनों को आधार बनाया गया कि भी पिलर यही होंगे और इस पे संविधान चलेगा। तो तीनों को कर्तव्य दिए गए हैं, तीनों के कार्य, इन तीनों को क्या क्या कर्तव्य इनके हैं ये सुनिश्चित कर दिया गया। अब तीनों को जो पिलर माना गया है तो तीनों एक ही तल के हैं। तो अगर कोई एक तल 2 तलों से ऊपर जाने की कोशिश करता है, अति में, सकारात्मकता में जाता है तो बहुत बढ़िया है। अति में जाने की कोशिश करता है तो असंतुलन पैदा हो जाएगा। तो सबसे पहला कारण तो ये है कि ये जो 3 पिलर बनाए गए थे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनके कर्तव्य इन्हें दिए गए हैं और इनके कार्य की सुनिश्चितता भी तय की गई है, जवाबदेही भी तय की गई है। इनके बीच में शक्ति पार्थक्य सिद्धांत लागू किया गया। अब ये जो शक्ति पार्थक्य सिद्धांत है, शक्ति पार्थक्य सिद्धांत क्या कहता है कि जो विधायिका और कार्यपालिका है ये तो एक साथ मिलकर काम करेगी और न्यायपालिका इनके नियंत्रण से मुक्त रहेगी। उसी प्रकार न्यायपालिका का नियंत्रण कार्यपालिका और विधायिका पर नहीं आएगा। लेकिन जब अति न्यायिक सक्रियता की कंडीशन बन जाएगी तो न्यायपालिका कहीं ना कहीं विधायिका और कार्यपालिका के जो कर्तव्य है उनका निर्वाह करेगी, प्रशासनिक जैसे कार्यों का निर्वाह करने लगेगी। तो ये कहीं ना कहीं नियंत्रण माना जाएगा कार्यपालिका और विधायिका पर। तो शक्ति पार्थक्य सिद्धांत खत्म हो जाता है। तो फिर इस स्थिति में संविधान का होना ना होना बराबर है। फिर कोई चौथी शक्ति भारत में या किसी भी देश में शासन को चलाने का प्रयास करेगी तो ये खतरनाक हो जाती है अति न्यायिक सक्रियता भी। इसका पहला उदाहरण शक्ति पार्थक्य, ठीक है। दूसरा उदाहरण क्या हो सकता है? दूसरा उदाहरण समझते हैं। देखो, जो सरकार है, कौन? सरकार। सरकार का जो गठन है कैसे हो रहा है? जनता के द्वारा। फिर लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? जब जहां जनता का शासन है, जनता का शासन है, जनता शासन कर रही है, किस तरह से कर रही है? अपने प्रतिनिधियों को चुनाती है, जिताती है, चुनकर जाते हैं और वो प्रतिनिधि एक साथ इकट्ठा होकर लोकतांत्रिक संस्था का गठन करते हैं जिसको हम संसद कहते हैं। और यही देश में कानून बनाने और देश में कानून लागू करने का काम करती है। तो यहाँ जो है जनता के द्वारा जिन लोगों को चुना गया है, ये जो चुने गए लोग हैं यही तो विधायिका व कार्यपालिका है। अब अगर इन पर वरीयता न्यायपालिका को दे दी जाएगी तो जो लोकतांत्रिक संस्था है, लोकतांत्रिक संस्था संसद है, लोकतांत्रिक
संस्था पर से विश्वास खत्म हो जाएगा। किसका? जनता का। ये समझने की बात है। अब जनता जो है सोच रही है कि यार हमने जिसको चुनकर भेजा कि हमारी बुनियादी समस्या को समझे, उन पर नियंत्रण कर लिया न्यायपालिका ने। न्यायपालिका का जो क्षेत्राधिकार है, अगर उस क्षेत्राधिकार में काम करती है तो सही है, भले ही वो न्यायिक सक्रियता कहला रही हो, लेकिन सीमा में काम कर रही है तो अच्छा है, और हमें देश को फायदा हुआ है, न्यायिक सक्रियता का नुकसान नहीं है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसको हम अभी पढ़ेंगे, जो न्यायिक सक्रियता के संबंध में है। न्यायिक सक्रियता दिखाते हुए न्यायपालिका ने इन विषय को लागू कराया और बाद में सरकार ने इन पे एक्ट बनाया और देश में एक सुशासन की व्यवस्था कायम हुई है। उसको अभी देखेंगे हम। लेकिन जब ये अति हो जाती है तो इसके दूरगामी परिणाम होते हैं। जनता का विश्वास खत्म हो जाता है जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनसे। ठीक है, तो ये जो है दुष्प्रभाव भी हैं इसके। इसके साथ ही पढ़ लिए हमने। अब इसमें और क्या है? इसमें और कुछ नहीं है, कुछ उदाहरण मैं न्यायिक सक्रियता के पढ़ता हूं आपके सामने, आप मेरे साथ साथ पढ़ें। अभी जो है उदाहरण न्यायिक सक्रियता के क्या है? सबसे पहला उदाहरण है पर्यावरण। न्यायिक सक्रियता के उदाहरण। पर्यावरण, पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण को लेके जो है न्यायपालिका ने काफी सक्रियता दिखाई है, और इसमें जो है चाहे पटाखों पर बैन हो, या एनसीआर, दिल्ली एनसीआर से वो औद्योगिक इकाइयों को बाहर करना, बाहर स्थापित करना, जो क्या कर रहा है, जो प्रदूषण कर रहा है। चाहे वो वाहन हो, वाहन में जो है कहा गया कि 15 साल और 10 साल की लिमिट। जो डीजल वाहन है वो 10 साल, और जो पेट्रोल है वो 15 साल। उन्हें जो है एनसीआर में जैसे ही आते हैं जब्त कर लो। तो न्यायिक सक्रियता का सबसे अच्छा उदाहरण है पर्यावरण को लेकर न्यायपालिका के जजमेंट, जिसमें जो है सरकार को कई बार फटकार भी लगाई है न्यायपालिका ने। इसमें कहा गया है कि दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर बैन कर दिया गया। दिल्ली एनसीआर में जो प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयां हैं, जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, औद्योगिक इकाई प्लांट हैं, उनको वहां से हटाकर बाहर स्थापित किया जाए। ऐसे ही दिल्ली एनसीआर में वो वाहन जो पेट्रोल 15 साल और जो डीजल 10 साल है, उनकी वो एज पूरी कर चुके हैं, उन्हें एनसीआर में आते ही उन पे प्रतिबंध लगाया जाए। तो इस तरह की जो है गाइडलाइन जारी की गई। नंबर नेक्स्ट और बहुत अच्छी गाइडलाइन है विशाखा गाइडलाइन। ये बड़ा महत्व का है। विशाखा गाइडलाइन जो है, ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म है इसका सबसे अच्छा उदाहरण विशाखा गाइडलाइन है। विशाखा गाइडलाइन एक विवाद है। वैसे तो पहले समझते हैं विशाखा गाइडलाइन है क्या। इसका मतलब ये है कि किसी कार्यस्थल पर किसी महिला का अगर यौन उत्पीड़न होता है तो उसकी सुरक्षा का इंतजाम किया जाए, और इसे फंडामेंटल राइट्स में कवर कर लिया। ये जो विवाद है, ये विवाद है विशाखा बनाम राजस्थान 1997 1997 का एक विवाद है। विशाखा बनाम राजस्थान स्टेट 1997। ये जो विशाखा बनाम राजस्थान सरकार का विवाद है, ये एक महिला थी भंवर देवी।
राजस्थान में बाल विवाह प्रथा जो है अपने चरम पर थी। इस पे सरकार ने कुछ योजनाएं बनाई। इस योजना का ही हिस्सा एक महिला वहाँ की, जिसका नाम भंवर देवी, एक बच्ची किसी गांव की जो 9 महीने या 1 वर्ष की बच्ची थी, उसकी शादी कराई जा रही थी। तो इस महिला ने उस शादी को रोकने का प्रयास किया। वहाँ के गाँव वालों ने इसका विरोध किया कि हमारी प्रथा के विरुद्ध है। इस महिला के इसको परिवार सहित इसका निष्कासन कर दिया, बहिष्कार कर दिया गाँव वालों ने। गाँव के 5 लोगों ने बलात्कार किया इस महिला का, और पुख्ता सबूत ना होने के कारण उन पुरुषों को छोड़ दिया गया। फिर वहाँ की जो है एक नहीं 5 एनजीओ ने मिलके ये केस लड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस केस में जजमेंट दिया, और ये मामला 1992 का था, जिसमें वो दोषी बच गए। 1992 का मामला था जिसमें दोषी बच गए। 1997 में जजमेंट आया, और जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 14, 15, 19 और 21 महिला का ये फंडामेंटल राइट्स है कि उन्हें यौन उत्पीड़न से उनकी सुरक्षा की जाए। और जब ये गाइडलाइन, विशाखा गाइडलाइन इस केस से ही निकलती है। जब ये विशाखा गाइडलाइन बनाई गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, आधार था न्यायिक सक्रियता। तो इस गाइडलाइन के आधार पर 2013 में कानून बनाया गया सरकार के द्वारा, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न रोकथाम 2013। ये एक्ट बनाएगा गाइडलाइन के बाद। तो ये सक्रियता थी। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया इस मामले का, सरकार को इस पे कानून बनाना पड़ा। ठीक है। अब इसमें एक फैक्ट जो है, एक फैक्ट और पढ़ लेते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये जो PIL है, ये सबसे पहला टूल होता है न्यायिक सक्रियता का। मतलब न्यायिक सक्रियता का पहला चरण ही PIL है। PIL है क्या? PIL ऐसे समझते हैं कि कोई व्यक्ति जिसके साथ जो है कुछ गलत हुआ है, वो विक्टिम, मतलब कि वो व्यक्ति जो है उसके किसी व्यक्ति के साथ कुछ गलत हुआ है, वो न्याय का अधिकारी है, उसे न्याय चाहिए। 1980 तक जो है ये अवधारणा थी कि न्याय का अधिकारी केवल वो है जिसके साथ गलत हुआ है। अगर वो ही व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या किसी न्यायालय में जाके गुहार लगाता है तो वो न्याय का अधिकारी है। लेकिन 1980 में इस अवधारणा को बदल दिया गया, जिसका श्रेय कृष्ण अय्यर जो न्यायमूर्ति हैं और PN भगवती को जाता है। इन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति जिसकी पहुंच न्यायालय तक नहीं है, उसके विवाद को कोई संस्था या कोई व्यक्ति द्वारा भी पक्षकार ना होते हुए याचिका दायर की जाती है, तो उसकी सुनवाई न्यायपालिका करेगी। लिखकर समझते हैं। यानी इसको हम कैसे समझेंगे? हम यहां लिखेंगे कि जो PIL है, PIL प्रथम चरण होता है न्यायिक सक्रियता का। न्यायिक सक्रियता का प्रथम चरण क्या है? PIL। इसका मतलब क्या है? जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसका मतलब है 1970 1980 के दशक में इस व्यवस्था को अपनाया गया। अब यहां 1980 से पहले की क्या व्यवस्था है उसकी तरफ चलते हैं। न्याय किसको मिलेगा? न्याय उसको मिलेगा जो पीड़ित है। केवल पीड़ित ही न्याय का अधिकारी है। लेकिन इस पीड़ित व्यक्ति की अगर पहुंच नहीं है न्यायालय तक, तो ये तो बैठा रहेगा घर। तो 1980 के दशक में दो न्यायमूर्ति, दो जज, कृष्ण अय्यर और PN भगवती,
को इस पीआईएल का श्रेय दिया जाता है। इन्होंने कहा कि किसी पीड़ित को न्याय दिलाने वाला कोई व्यक्ति, यानी कोई व्यक्ति या कोई संस्था पक्षकार न होते हुए भी, पक्षकार ना होते हुए भी नागरिक अधिकार के लिए अधिकारों के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। और किन्हीं विषय पे तो सुप्रीम कोर्ट खुद भी संज्ञान ले सकता है, कोई भले ही याचिका ना दायर करे, इसको याद रखना। अब समझते हैं इसको प्रैक्टिकली। कोई ए नाम का व्यक्ति, ए नाम के व्यक्ति को किसी एस नाम के व्यक्ति ने पीट दिया, संभावना है भी पीट सकता है। अब ए नाम का व्यक्ति पीड़ित है, ये न्याय चाहता है, लेकिन एस नाम का व्यक्ति बहुत रसूख है, बहुत पावरफुल व्यक्ति है, न्याय तक ए को नहीं पहुंचने दे रहा। तो इसकी समस्या को कोई दूसरा व्यक्ति या कोई संस्था सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकती है कि फलाने नाम का एक व्यक्ति, एस नाम का कोई व्यक्ति जिसने ए नाम के व्यक्ति को दबा रखा है, कब्जा किया हुआ है उस पर, तो वो रिट जारी करा सकते हैं उसे स्वतंत्र कराने की, या उसे न्याय दिलाने की याचिका दायर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले लेगा। और दूसरे तरीके समझते हैं, कोई गांव, कोई शहर, एक शहर है, उस शहर के पास कुछ ऐसा काम किया जा रहा है जो वहां के पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है। शहर के लोग अनभिज्ञ हैं उससे। तो वहां से एक एनजीओ निकला जा रहा था, एक एनजीओ का एक वर्कर निकला जा रहा था, या कोई अध्यक्ष जा रहा था, कोई मेंबर जा रहा था, उसने उसकी गंभीरता को समझा और सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पीआईएल दाखिल की कि फलाने नाम का शहर है, उसके पास इस तरह से वो गतिविधियां चल रही हैं जो वहां के लोगों के लिए हानिकारक है, लेकिन उन्हें पता नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर संज्ञान ले लिया। ये होती है पीआईएल। जबकि जाना किसको चाहिए था? किसी शहर वाले को जाना चाहिए था कि साहब मुझे, उसने जो वो काम चल रहा है हमारे आसपास, उससे हमें जो है बहुत समस्या है, पर्यावरण प्रदूषण है, सांस लेने में दिक्कत है, पानी प्रदूषित हो गया है, आवागमन बाधित हो गया है। तो जाना तो इस शहर वाले को चाहिए था, लेकिन ये न जाकर किसी अन्य व्यक्ति ने याचिका दायर कर दी और तथ्य की प्रामाणिकता सही पाई गई। इस पीआईएल का राजनीतिकरण भी हो गया, मतलब राजनीतिक दुरुपयोग इसका किए जाने लगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो गलत पीआईएल दाखिल की जाएगी, अगर कोई संस्था या कोई व्यक्ति राजनीतिक दुरुपयोग में गलत आंकड़ों के साथ या तथ्यों के साथ पीआईएल दाखिल करता है, तो इस स्थिति में अर्थदंड इस व्यक्ति या संस्था से लिया जा सकता है। तो हमारा पीआईएल कंप्लीट हुआ। हमारा जो न्यायिक सक्रियता है हमने उसको पढ़ लिया। इसको आप अच्छे से पढ़ना। नमस्कार।